हाय स्टूडेंट, मैं सोहन पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं क्लास 10 का मैथ और साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक मॉडल पेपर जो कि इस साल 2022 में आया है। उस किस टाइप का आया है, वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुविकल्प के प्रश्न, आपको मालूम होगा कि इस साल बहुविकल्प के प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, तो इसलिए हर कहीं 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुविकल्प के प्रश्न कितने? 20 प्रश्न। अर्धवार्षिक परीक्षा में हर स्कूल में 20 प्रश्न आए हैं यूपी बोर्ड में। ओके, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से विकल्प कैसे आए हैं। ओके, साइंस में बिल्कुल ईजी हैं, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो सबसे पहला वाला दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, F बराबर R/2। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ फोकस दूरी दे रखी है, तो आप F का मान रख दें। F का मान रखेंगे तो क्योंकि F का मान प्लस में क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा प्लस रहती है। F का मान कितना दे रखा है? 10, ये 20 दे रखा है, तो बराबर R/2। R का मान निकालेंगे तो इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 40। R का मान कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो R का मान 40 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस होता है, हमारी आंख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है? आपने देखा होगा इस प्रकार से आंख का चित्र जो होता है, तो उसमें इस तरीके से लेंस लगा होता है। आप 11वें चैप्टर में देखेंगे ना, तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस का और नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, इस तरीके से ना प्रकाश की किरणों को जल्दी मोड़ देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अभिसारी, अभिसारित करता है प्रकाश की किरणों को। ओके, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र में कौन सा? I बराबर V/R है, वो B/R, या B बराबर IR, या R बराबर B/I। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? तो आपने पढ़ा होगा क्या, V बराबर IR क्या होता है? ओम का नियम कि V अनुक्रमानुपाती होता है R के, वो सॉरी I के, किसके? I के। R तो क्या है? कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, V बराबर IR। ओके, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर विकल्प 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। विकल्प वैसे इम्पोर्टेंट है लेकिन एक हार्ड है। क्या? दो चालक तार, कोई दो चालक तार, अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई दो चालक तार, इस तरीके से कोई दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब क्या दे रखा है, इनकी लंबाई L भी समान दे रखी है, बिल्कुल सेम, इनका व्यास भी मतलब मोटाई भी सेम दे रखी है, और एक ही पदार्थ की हैं, मतलब अगर सिल्वर के हैं तो दोनों सिल्वर के हैं। ओके, ये किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माओं का अनुपात मतलब हीट पूछ दिया, H का मान पूछ दिया, तो हम कैसे निकालेंगे इसे? अगर आपकी मैं बात करूं तो किस प्रकार करेंगे आप? इसमें H का मान पूछा है, H का अनुपात मतलब दोनों का अनुपात, पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में H का मान पूछा है। तो देखो कैसे अनुपात, कैसे मैं निकालता हूँ। अगर दोनों तार हैं, मैंने अगर दोनों तारों को इन्हें पहले कौन से क्रम में लगाया? श्रेणी क्रम में। पहला ये तार है, उसके बाद दूसरा तार मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया किसी परिपथ से, इस प्रकार। ओके, प्लस वाला सिरा हो गया, सॉरी ये माइनस वाला सिरा, ये प्लस वाला, इस प्रकार लाइट दे रही है। ओके, अब श्रेणी क्रम में एक ये लगा हुआ तार, एक तार ये लगा हुआ। ओके, पदार्थ सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब ये R ये भी सेम रहेगा, ये भी, इनका प्रतिरोध सेम रहेगा। कि सर क्यों रहेगा? क्योंकि प्रतिरोध किस चीज़ पर डिपेंड करता है? R बराबर क्या होता है? ρL/A। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध किस बात पर डिपेंड करता है? यदि लंबाई चेंज होगी तो प्रतिरोध चेंज होगा, क्षेत्रफल चेंज होगा तो प्रतिरोध चेंज होगा, और पदार्थ चेंज होगा तो प्रतिरोध चेंज होगा। मतलब अगर किसी तार को तुम बढ़ाए, उसे छोटा कर दोगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है।
यदि अगर किसी तार है, कोई तार को अगर तुम मोटा कर दो तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर पदार्थ चेंज कर दो तो उसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम दे रखी हैं, इसका मतलब दोनों का आर सेम होगा। अब पार्ट्स श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें टोटल आर देखूँ, टोटल आर कितना है, तो R1 + R2, लेकिन दोनों आर कितने दे रखे हैं, दोनों आर दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R। आर का मान कितना आ गया, 2R आ गया कि ठीक है। तो अब श्रेणी क्रम में होंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर BIT, यही तो होता ना, लेकिन BIT तो कहीं भी देना रखा में ना, I दे रखा ना T दे रखा कहीं भी। तो अगर मैं बात करूं R का मान रखूंगा अगर मैं इसे H बराबर R के रूप में कैसे चेंज करूंगा इसे, तो अगर मैं इस B की जगह क्या रख दूं, V की जगह क्या रख दूं, IR। अगर V की जगह मैंने IR रख दिया और ये IT ये पहले दे रखा, ओके, तो मैं कर दूंगा H बराबर I से I गुणा करेगा तो I² हो जाएगा, तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, I² RT, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा कि ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला चेंज है, दोनों फॉर्मूले चेंज है, मतलब है मान दोनों को बराबर ही, दोनों हीट के फॉर्मूला ओम के नियम से चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं I² रहना है ऐसे। आर का मान क्या है श्रेणी क्रम में, 2R, तो 2R रख दो, टी की जगह टी रख दो, इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। ये कब हीट आई, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ये श्रेणी क्रम में आई है हीट। अब मैं बात करूँ समांतर क्रम में, जब वो तार समांतर क्रम में लगे हुए होंगे, इस प्रकार से लगे हुए होंगे तार, तो किस प्रकार से होगा, तब क्या होगा, तब जोड़ दो उन्हें, तब आर क्या निकलेगा, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, इस प्रकार तो होगा। लेकिन दोनों आर सेम है, नहीं है, तो 1/R रहेगा, ये भी 1/R रहेगा। अब जब जोड़ोगे 1/R बराबर इसे गुणा करोगे तो क्या आएगा, R², ये दोनों सेम है, दोनों आर सेम है, तो एक आर उतार लो, ऊपर वाला को जोड़ दें, क्या हो गया 2R। नीचे वाला सेम होता है तो एक उतार लेते हैं, ऊपर वालों को यहाँ जोड़ देते हैं, 2/R हो गया। तो अगर मैं आर का मान निकालूं तो आर का मान कितना जाएगा, R/2, इसे सीधा कर दे तो ये भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें हीट निकालूं, समांतर क्रम में अगर हीट निकालूं तो क्या आएगा, हीट H बराबर क्या होता है, अभी तो फॉर्मूला लिखा हमने, H बराबर क्या होता है, I² RT, ठीक है। तो H बराबर I का मान हमें मालूम नहीं है, लेकिन R का मान मालूम है, कितना, R/2T। अब क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, मतलब समांतर क्रम में ये थी हीट और ये समीकरण नंबर 2, दोनों का अनुपात निकाल दो, समांतर क्रम के ऊपर रखो, देखो H, उसे डैश कह देता हूँ, H', ठीक है, H'/H बराबर ये कितनी थी, I² 2RT बटे, और ये कितनी थी, ये कितनी भी I² R/2T, I² से I² खत्म हो गया, ठीक है, T से T खत्म हो गई, बचा क्या, इसे तो ऐसे रहने देते हैं, H'/H, ये तो मान निकालना ही हमें, ऊपर से क्या बचा 2R, नीचे का बचा 2R/2, यही तो बचा, ठीक है, यहाँ से यही तो बचा। तो H'/H बराबर ये क्या होगा, पलटा जाएगा, तो 2R गुणा 2/R, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो H'/H बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, नीचे तो कुछ नहीं रहा, 1 रह गया, 4/1, 4/1 आ गया। तो उसका अनुपात क्या आ जाएगा, 4:1, 4 अनुपात कितना आ गया, 1, ये आ गया। तो ऑप्शन में क्या था, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूं 5वें की, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई क्षेत्र नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी और विद्युत भी दोनों चीज़ें, चुंबकीय क्षेत्र दोनों चीज़ें उत्पन्न करता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है,
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। कौन सी जो विद्युत, इनमें कौन सी युक्ति ऐसी है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है? जनित्र करती है, या एमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या मोटर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जनित्र। क्या जनित्र? जनित्र क्या करता है? लाइट को उत्पन्न करता है विद्युत धारा। एमीटर क्या करता है? एमीटर तो लाइट को मापता है। ओके, यहाँ पर गलती ना करना है। क्या? जनित्र। ठीक है ना। हाँ, मोटर को करना। मोटर क्या करती है यहाँ पे? मोटर केवल लाइट देती है, मोटर देती नहीं लाइट। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग निम्न किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? मतलब प्रकाश का जो वेग है, मतलब चाल, किस माध्यम में सबसे तेज होती है? वायु में, कांच में, जल में, या निर्वात में? तो देखो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको वायु ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर वायु लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन करेक्ट क्या है? निर्वात। क्या है? निर्वात। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल जो चलती है सबसे तेज, वो कहाँ चलती है? निर्वात में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखो पहला खंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला खंड आ गया कि BaCl2 + H2SO4 ये समीकरण दे रखी है। इस प्रकार की अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें देखो BaCl2 है और H2SO4 है, तो BaSO4 हो गया। ये वाला पद अणु यहाँ पर जाकर मिल गया, ये वाला यहाँ पे, मतलब डबल विस्थापन हो गया, यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, इस प्रकार के ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप टिक कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस वाले में आप कर लें। अपचयन की अभिक्रिया है। अपचयन की प्रक्रिया कौन सी है भाई? आपको टिक कर लेना है। शुद्ध जल का pH मान कितना है? आप टिक कर लें। ओके, जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ आपको। और निम्न में से अम्लीय लवण है कौन सा? आप टिक कर लें। ओके, और निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? वो आप टिक कर लें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आया है। और यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कौन सा हाइड्रोजन गैस निकालता है, वो आपको टिक कर देना है। अब ये आगे बायोलॉजी के प्रश्न, वो केमिस्ट्री के थे, ये काय के हैं? बायोलॉजी के। क्या है? स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन सी चीज़ आवश्यक है? ठीक है, स्वयंपोषी पोषण के लिए। ठीक है, तो आपको वो टिक कर लेना है। मुकुलन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है मुकुलन? आपको वो टिक कर लेना है। DNA पाया जाता है, DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, या कहाँ भी आपको लगा देना। ओके, ठीक, करेक्ट। और एमाइलेज एंजाइम क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है? वो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? आपको ये टिक कर लेना है। यहाँ पर ये केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ये भी आपको कंप्लीट तरीके से टिक कर लेना है। अब लास्ट विकल्प यहाँ पे क्या है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ को आता है आपको? इसमें दाएं वाले जो भी कुछ है ना, आप यहाँ पर टिक कर लें। जल्दी मैं आपको पेपर कंप्लीट कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से खंड ब मिलेगा आपको। खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ओके, और वो क्या? आपको यहाँ पर 3 प्रश्न मिलेंगे, वो भी 4-4 नंबर के। कितने? 4-4 नंबर के मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे? देखो, ये कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर क्या? ये आपको देखो, इसमें मान ध्यान से देखने, मान किसका क्या दे रखा है? साइज दे रखा है, तो समझ लो कि काय की दे रखा है? बिंब की क्या दे रखी है? मतलब ये हाइट दे रखी है। फोकस दूरी कितनी रखी है? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट देंगे तो अवतल दर्पण दे रखा है। और दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये यू का मान है, काएगा यू का मान हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, और ये इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसे। ठीक है, या फिर इस वाले को कर लें आप, अथवा में आया है, चाहे आप इस वाले को कर सकते हैं। कौन सा? अवतल दर्पण का के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि हाँ यहाँ पर और फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो।
मतलब आप यहाँ पर कह रहा है वस्तु की जो स्थिति हो वो वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। आपको क्या करना है, इसमें सवाल नहीं करना है, आपको केवल किरण आरेख खींचना है। इस तरीके से आपको एक दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण, और उस तरीके से किरण आरेख खींच देना है, ठीक है। या फिर आप देखो क्वेश्चन इन दोनों में से एक करना है, इसे कर दो, ऐसा कर दो 4 नंबर का, या फिर आप इस वाले को कर दो, ये ऐसा कर दो। कैसे हैं? देखो, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी 0.4 सेंटीमीटर है, अर्थात वह कम से कम 40 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी तक देख सकता है। इस दोष के निवारण हेतु उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति बताइए तथा फोकस दूरी का परिकलन कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको भी ध्यान से देख लेना, इसमें देख लेना आप कौन सा दोष है। इसमें ये भी पूछा था कौन सा लेंस लगा हुआ है निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा लेंस लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर यह अथवा में ये वाला क्वेश्चन कर लें, ओके। कौन सा है? 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस का आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा है। या आप इसे कर सकते हैं, ओके। ये सब दोनों कहाँ से हैं? चैप्टर नंबर 11 से ही है, ओके। अब ये वाला देखो, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना, R बराबर रो एल अपॉन ए, ओके। तो किन कारकों पर निर्भर करता है, आप आराम से लिख सकते हैं इसे। एक तार के सिरों का विभवांतर, या आप देखो इस वाले कर दो या इस वाले कर दो। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। आपको क्या निकालनी है? धारा निकालनी है आई। इस वाले में ये V का मान दे रखा है, आपको निकाल लेंगे T का मान दे रखा है, काय का निकाला W का मान दे रखा है। आप आराम से निकाल सकते हैं, ओके। ऐसे ध्यान से किस प्रकार निकाल सकते हैं आपको मालूम है, ठीक है। या आप देखो ये हो गए 3 क्वेश्चंस, या आप इन क्वेश्चंस को कर लें ऐसे। क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, ये भी इसी प्रकार से, अगर मैं पढ़ूंगा यार टाइम हो जाएगा, आप चाहे इस वाले को कर लें अथवा मैं चाहे इस वाले को कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कितने नंबर का? 6 नंबर का। एक कोई सा एक करेंगे आप, कितने नंबर का मिलेगा? 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ नीचे। अब उपखंड ख्या आ गया, उपखंड ख्या आ गया। इसमें आपको पहला 5वां क्वेश्चन क्या? निम्न पदों का वर्णन कीजिए कि प्रत्येक एक का उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण भी देना है। संचारण और विकृति गंधिता, इस पर आपको एक उदाहरण देना, थोड़ा सा वर्णन करना है। ये अथवा में, या अथवा में चाहे अथवा में आप संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों इसमें इसे कर लें या उसे कर लें, ठीक है। चाहे आप इसे कर सकते हैं। सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। चाहे आप इस वाले को कर सकते हैं, ओके। जौन सा मर्जी चाहे आप उसे कर सकते हैं। चाहे अथवा में इसे कर सकते हैं। गालक किसे कहते हैं? छठे वाले में से चाहे ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ठीक है। कोई सा भी आप कर सकते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्न 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में आप चाहे ऊपर वाले को कर लो या नीचे वाले को कर लो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले को कर लो, चाहे आप भर्जन वाले को कर लो, ठीक है। इसमें देख करना। अब बायोलॉजी वाले से, बायोलॉजी वाले में क्या पूछा गया है? कौन सा? ये देखो, इसमें से मतलब अथवा में दे रखे ना, चाहे यहाँ पे ऊपर वाला कर लें चाहे नीचे वाला। 12 नंबर में ना 3 प्रश्न है, 4 नंबर का 1 प्रश्न है। तो बाष्पोत्सर्जन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको बाष्पोत्सर्जन को बताना, ओके। चाहे आपको बताना मानव हृदय का नामांकित चित्र कीजिए। मानव हृदय का चित्र बनाना, उनमें नाम आपको लिख देने हैं, इतना करना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न, आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसे ना करें तो आप नीचे वाले को कर लें, ओके। इन दोनों में से आप एक कर लें, ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इनका आकलन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। इनका आकलन किस प्रकार हम नापते हैं। आप 10वें नंबर में इस वाले को कर लें चाहे नीचे वाले को कर लें। एलिलोमार्फ एवं कारक को उदाहरण से ही समझाइए। लास्ट वाले की बात करूं
तो जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? नई जातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए आपको। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार का 2023 यूपी बोर्ड में पेपर आने के चांस है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हैं आप कंप्लीट तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ओके, तो आज वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।